नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना काल में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से कई कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने और अपने कार्यकर्ताओं को जबर सक्रिय करने की योजना बना ली है। बीजेपी 21 जून से लेकर 30 जून तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। इन तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए वी डी शर्मा पहले से ही लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी का दावा है कि सभी कार्यक्रमों में कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को बीजेपी की ये सक्रियता रास नहीं आ रही, जहां कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संकट के बीच बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन किए, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई और फिर बीजेपी एक बार वही करने जा रही है। तो इसको लेकर आरोप विशेष जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की तैयारी की दृष्टि से उसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उनके जन्म दिवस के जो हमारा अभियान है जो 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा, उसमें वृक्षारोपण का अभियान हमने व्यापक तौर पर लिया है। प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। टीकाकरण का अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ टीकाकरण युक्त बूथ बने, इसका भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा कोरोना की पहली लहर के दौरान जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में हुजूम लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, उसकी वजह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर व्यापक तौर पर फैली और लोगों में लापरवाही बढ़ी। अब भाजपा के नेता फिर से इतनी भयावह स्थिति से गुजरने के बाद फिर से वही बैठकों का दौर, राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। लोगों की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। कोरोना के नियमों को इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए। अभी भाजपा के नेताओं को संयम रखना चाहिए। जी, तो एक्टिव मोड में बीजेपी आ रही है। बीजेपी में बैठक और कार्यक्रम अनलॉक किए जा रहे हैं और इसकी जानकारी दी गई खुद वी डी शर्मा की तरफ से। कोरोना कर्फ्यू हटते ही मेगा शो की तैयारी है ताकि कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके। आने वाले वक्त में मुमकिन तौर पर जो निगम चुनाव होने हैं उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। 21 से 30 जून के बीच प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होंगी लगातार और 1 से 15 जुलाई के बीच जिला कार्य समिति की बैठक होनी है। 16 से 21 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। तो पूरे 1.5 महीने से ज़्यादा का ये खाका तैयार कर लिया गया है कि किस किस तरह से बैठकें होंगी। 18 जून से 10 जुलाई तक वर्चुअल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और 21 जून से मंडल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया जाता है उस स्तर पर योग को और आगे ले जाने की कोशिश होगी। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर जाहिर तौर पर कश्मीर का जिक्र भी होगा। 25 जून को आपातकाल की बरसी पर सम्मेलन होगा। 27 जून को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक प्रधानमंत्री की जो खास बातें रहेंगी मन की बात की वो आगे पहुंचाई जाएंगी। तो पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बीजेपी संगठन की तरफ से बैठकें और कार्यक्रमों की पूरी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी की वजह से ही सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी थी प्रदेश में ज्यादा बढ़ी। चलिए इसी पर चर्चा, खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ केजी पाठक जी जुड़ रहे हैं। केजी पाठक इसकी नव सियासत को बेहतर से श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल केजी पाठक जी आपसे ही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही कि सेकेंड वेव की गलती आप लोगों की थी, इस वजह से ऐसी स्थिति आई, अब एक बार फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश है, ऐसे में थर्ड वेव की दिक्कतें बढ़ेंगी। विचार करना चाहिए कि महाराष्ट्र में, राजस्थान भी के धार्मिक आयोजन हुए, लेकिन देश में अगर सबसे अग्रणीय राज्य रहे कोरोना का, जिन्होंने सबसे बुरी तरीके से सामना किया है और जहां सबसे ज्यादा
व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, तो वह महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ में पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव थे, लेकिन एक विधानसभा का उपचुनाव था। मध्य प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर को काबू पाने में पूरे हिंदुस्तान भर में एक रोल मॉडल स्टेट बनने का काम किया। वह परिस्थिति आप चुनाव और धार्मिक आयोजन ना होने के बाद भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए जवाबदेही तय करना होगी कांग्रेस पार्टी की। दूसरी बात, जहां तक कार्यक्रमों की और आयोजनों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी, बस मुझे आप 30 सेकंड का वक्त देंगे तो मैं अच्छे से अपना विषय रख पाऊंगा। जी प्लीज भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता जनार्दन से जुड़ी रहने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है, साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ता और संगठन का समर्पण भी है। हमारे यहाँ व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी में गुट है। कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव अब जनता जनार्दन से नहीं रहा। इसी का कारण है कि किसी जमाने में देश में 70% तक वोट पाने वाली कांग्रेस पार्टी 2019 में 9.6% वोट पर आके अटक गई है, छिटक गई है, लटक गई है। उनको ये विचार करना चाहिए उनकी यह दुर्दशा क्यों हुई। दूसरी बात, जहां मैंने भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था और कांग्रेस में गुट की बात की, आप कल्पना कीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं, इसके पहले प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह जी थे, उसके पहले नंदू भैया थे, नरेंद्र सिंह जी थे, प्रभात झा जी थे, कैलाश जोशी जी थे, विक्रम वर्मा जी थे, लेकिन इनका गुट कहाँ है? कांग्रेस पार्टी में अजय सिंह का गुट अलग है, सुरेश पचौरी का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का। चलिए ठीक है केजी पाठक साहब, ऐसे कोई पार्टी अपने यहाँ गुटों का जिक्र खुद नहीं करती है, आप भी नहीं करेंगे, और सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब आपकी बात को भी खारिज करने वाले हैं गुटों वाली बात को लेकर कम से कम। ठीक है, चलिए ठीक है पाठक साहब, मैं लौटता हूँ, मैं केजी जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन सिद्धार्थ जी मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस खुद सक्रिय नहीं रही और इस वजह से बीजेपी व्याख्या आयुषी आप नहीं करेंगे, मनगढ़ंत व्याख्या आप नहीं करेंगे। केजी पाठक जी, मैंने क्या मनगढ़ंत व्याख्या कर दी? आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप जागरूक पत्रकार है। भारतीय जनता पार्टी में राकेश सिंह जी का कोई गुट है क्या? नंदू भैया का कोई गुट था क्या? प्रभात झा का कोई गुट है? चलिए ठीक है, आपकी बात से कितने सहमत है सिद्धार्थ जी को वो खुद बता देंगे। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, चलिए ठीक है। जागरूक पत्रकार है, अपने जागरूक। अरे केजी पाठक साहब ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, मैंने आपको मौका दिया, अब सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, मैं थोड़ी इसमें मैं कंक्लूजन नहीं आ रहा, कंक्लूजन पे आप लोग आइएगा और निष्कर्ष आप लोग निकालिएगा। ठीक है केजी पाठक जी, अरे केजी पाठक जी आराम से। सिद्धार्थ जी मेरा सवाल आपसे है, फिलहाल जो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस खुद सक्रिय नहीं रही, कांग्रेस के लोग सक्रिय नहीं थे, और अब जब बीजेपी सक्रिय हो रही है तो इससे दिक्कत कांग्रेस को है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का जो चश्मा लगा रखा है उससे सिर्फ और सिर्फ उनको अपना स्वार्थ दिख रहा है। जैसे मेरे साथी मित्र पाठक जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे गुट हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय जी और नरोत्तम मिश्रा जी क्या पकवान बना रहे थे बंद कमरे में, शिवराज सिंह जी के खिलाफ जहर घोल रहे थे, शिवराज सिंह जी के खिलाफ मुख्यमंत्री बदलने के लिए। अरे आप बात सुनिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जिनके होर्डिंग लगते हैं, बहुत नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा में आमने सामने के गुट हैं ग्वालियर के अंदर। जब नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं तो उनकी पार्टी किस प्रकार से आप देखिएगा हुजूम लेके पहुंचते हैं, उनके होर्डिंग लगते हैं, और जब प्रभात झा जी आते हैं तब उनके लगते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के एक आप जो बात कर रहे हैं तो गुटों के बारे में बता देता हूं। चलिए ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, केजी पाठक साहब आप भी, सिद्धार्थ जी आप भी, गुटबाजी को लेकर आप दोनों लोग ही अपनी बातों को न स्वीकारेंगे न खारिज करेंगे, और वो बात मैं पहले से ही कह रहा था, हालांकि केजी, लेकिन सिद्धार्थ जी आप भी उस बात को नहीं मानेंगे, आप मानेंगे क्या कि अजय वाला गुट है? कांग्रेस के अंदर कोई भी समर्पण की भावना है या उन्होंने कोई कोरोना काल में काम नहीं किया। अरे हमारे जस्टिस श्रीनिवासन जी और बोल रहे थे हमारे पास संगठन के बीच में नहीं बोला हूं। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। कांग्रेस में हमारे पास एनएसयू सेवा दल नहीं है, सारे संगठन आप ही के पास हैं, और इससे पूर्व भी आप ही पे थे। अरे मिस कॉल की पार्टी है आपकी, मिस कॉल आपने कितने फर्जी करके आपने अपनी संख्या बढ़ाई है, ये भी अब दुनिया जान चुकी है। और रही बात मन की बात, और मन की बात के ऊपर कितने कमेंट्स आते हैं, कभी उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब तो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो प्रधान सेवक है, उनको भी है ना नकारा जा रहा है। ठीक है, इन तमाम बातों से ऊपर उठते हैं सिद्धार्थ जी, केजी पाठक साहब, लेकिन सिद्धार्थ जी अगर बीजेपी सक्रिय होने जा रही है तो उसमें दिक्कत कहाँ है कांग्रेस को? अरे बीजेपी कांग्रेस के सामने एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है, हम कौन सा रोक रहे हैं, पर आप कम से कम अनर्गल आप आरोप प्रत्यारोप मत करिए दूसरी पार्टी पे। कोरोना काल में जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना भारतीय जनता पार्टी ने 5% नहीं किया है, और ये सिर्फ आप 5 केले लेके 27 लोग एक आदमी को दे रहे हैं और उसकी फोटो खिंचा रहे हैं, इससे तो आप जेसीबी में लोड करा के दे देते उसे। चलिए ठीक है, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोग फोटो खिंचा के
फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति करते हैं। आप समाज सेवा के नाम पे 5 लोग जाते हैं, पहले कचरा डालते हैं, फिर आप झाड़ू लगाते हैं, उसमें बताते हो कि आप स्वयंसेवी और समाज सेवक हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है, ठीक है। आपने भी कहा केजी पाठक जी, आपने भी कहा आपसे आरोप प्रत्यारोप भी आप लोगों का खत्म हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक, केजी पाठक जी मैं लौटता हूं, पहले रंजन जी से मैं सवाल ले लूं, लगातार सर इंतजार कर रहे हैं। रंजन सर, मेरा सवाल आपसे यही कि फिलहाल 21 जून से अगर बीजेपी सक्रिय होने जा रही है, बैठकें भी होंगी, तो क्या ये माना जाए कि 21 जून से जो वैक्सीनेशन का प्लान एक तरफ से शुरू हो जाएगा, कोरोना की इंटेंसिटी लगभग खत्म हो जाएगी, और ये मानकर चला जाए कि अब राजनीतिक आयोजन भी शुरू हो जाएंगे? पहले बात तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया आपने कि जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं, होने वाली हैं, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल विषय यही है। हमारे ख्याल से हम लोग गोटों में चले गए तो जरा सा विषयांतर हो गया, लेकिन हम लोग इस पर केंद्रित करें, बड़ा अच्छा रहेगा कि जो मीटिंग्स हो रही होने वाली हैं, थोड़ा सा पिछले चलेंगे। जब मार्च में यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोविड जब शुरू हुआ, कोरोना की पहली लहर आई, तो संधिकाल था, कांग्रेस गवर्नमेंट जा रही थी, बीजेपी अपना प्रयत्न कर रही थी आने का। तब भी देश में कोरोना को लेकर के बहुत समझ नहीं थी। लेकिन पिछले साल भर में इतना हम लोग को समझ में आ गया कि 3 चीज हमारे लिए जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और सैनिटाइजेशन जरूरी है। साथ में जब वैक्सीनेशन का वेट कर रहे थे हम लोग, जब तो वैक्सीन नहीं बना था या तब दवाई भी नहीं हमारे पास थी, तो 3 ही चीज थी हमारे पास। वैक्सीनेशन आने के बाद भी अभी जो हो रहा है, अगर वैक्सीन है भी, बहुत से ऐसे केसेज हुए हैं कि दोबारा लोग कोविड हुआ है, जो डबल डोज ले चुके हैं उनको वैक्सीन उनको कोविड हुआ है। तो बिल्कुल, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो, सोशल मीटिंग हो, शादी हो, ब्याह हो, कहीं भी हो, ये तय है कि जहां भी गैदरिंग हो रही है वो कोरोना को कंट्रीब्यूट कर रहा है फैलने में। और मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ श्रीवंशी जी, ना बीजेपी से, ना सिर्फ कांग्रेस से, किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है। हम मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए 28 जगहों पे पहले, फिर दमोह में हुआ, कहीं भी किसी भी नेता ने कोई अब संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो प्रचार हो रहा है, जिस तरह से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। केवल एक नेता के बारे में बोलना चाहूंगा, विवेक तनखा, जो लगातार ट्वीट के बाहर भी लगातार बोलते रहे कि हमें पॉलिटिकल मीटिंग रद्द करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, उनका अच्छा पहलू ये था कि विवेक तनखा ने कांग्रेस पर भी उतना ही सवाल उठाया जितना बीजेपी पर सवाल उठाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे का एकमात्र ऐसे नेता हैं, गिने चुने नेताओं में, जिन्होंने सवाल उठाए और कहा कि मत कीजिए, ये सबके जान से खेल रहे हैं आप। वही हुआ। देखिए, यहीं पे हाईकोर्ट ने, कहीं दूसरे हाईकोर्ट ने, ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा जब चुनाव हो रहे थे कि अगर वर्चुअल मीटिंग जहाँ पे होगी वर्चुअल मीटिंग कीजिए, जहां वर्चुअल मीटिंग की संभावना नहीं है वहां पे फिजिकल मीटिंग होगी। उसका रास्ता क्या निकाला गया? रास्ता निकाला गया कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी ने लिख के दिया कि चूंकि बहुत कम समय है, सबके पास नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम फिजिकल मीटिंग करना पड़ेगा, वर्चुअल मीटिंग नहीं पाएगी, तो उसकी धज्जियां उड़ाएगी। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग। तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने, श्रीमती जी, संवेदनशीलता का परिचय हमने दूसरी वेव से सबक क्या लिया? सबसे जो निष्कर्ष वाला पहलू निकल कर आ रहा है रंजन जी की आपकी बात से, केजी पाठक साहब, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आज 16 तारीख है और 21 तारीख से ये आयोजन शुरू होने वाले हैं, तो क्या ये मानकर ठहर लिया जाए कि 21 तारीख से राजनीतिक आयोजनों को लेकर छूट प्रदेश में दी जाने वाली है और उसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है? दूसरा सवाल जो रंजन जी ने उठाया कि आखिर सेकेंड वेव में जो गलतियां हुई, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हुई हो, राजनीतिक प्रतिनिधि से हुई हो, उससे हमने सबक क्या लिया है थर्ड वेव को लेकर, अगर एक बार फिर से हम उन्हीं चीजों में फिर से शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, रंजन जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं। मैं उनको एक वाकये की याद दिलाना चाहूंगा। उनको ध्यान होगा, जब बिहार में चुनाव हुआ था कोरोना की पहली लहर के बाद, तब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को वार्ता के लिए एक टेबल पर बुलाने का काम किया था कि हम कोरोना काल की परिस्थितियों में चुनावी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार करें। और उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह सुझाव दिया था कि क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए रैलियों को फिजिकल ना करके वर्चुअल किया जाए। और हमारी इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रस्ताव को चुनाव आयोग की टेबल पर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी ने काटने का काम यह कहते हुए कहा था कि चुनाव फिजिकल नहीं वर्चुअल ही होगा। दूसरी बात, अभी कार्यक्रमों की यहाँ पर चर्चा हुई, तो आप कार्यक्रम का स्वरूप क्या है यह देखिए। ये सारे सामाजिक सरोकार का एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय और कार्यक्रम है। ये कोई बहुत बड़े भीड़ इकट्ठा करके नहीं होना है।
हमने हर पोलिंग बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का आह्वान किया है और लक्ष्य लिया है। मध्य प्रदेश में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पर हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 11 वृक्ष लगाएंगे। और आप मन में विश्वास रखिए, जो कोरोना गाइडलाइन है कि 6 लोग से ज्यादा एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते, उन सारी गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश और आह्वान हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता से किया है। तीसरी बात, जो आप यहाँ पर वर्चुअल की संवाद की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मंडल से लेकर बूथ तक, जिला स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित करेगी। यह फिजिकल संवाद नहीं है। हमने सारे कार्यक्रम कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए ही बनाने का और अपनाने का काम किया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने इसको बिल्कुल क्लियर भी किया है। कोरोना प्रोटोकॉल की हर गाइडलाइन का अगर एक बूथ पे 6 लोग से ज्यादा इकट्ठा होकर वृक्षारोपण नहीं करेंगे, 6 लोग इकट्ठे होंगे, 6 कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और 11 वृक्ष लगाएंगे। यह सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम है। राजनीतिक भीड़ या जलसा करने का हमारा कोई आयोजन नहीं है, ना कोई कार्यक्रम है। इस बात चलिए ठीक है। के पाठक साहब, आपका कहना है कि तमाम नियम कायदों का पालन किया जाएगा, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम है ताकि समाज का हित हो सके। लेकिन सिद्धार्थ सिंह रजावत साहब, आपकी तरफ से सवाल उठाया गया। अजय सिंह यादव का बयान भी हमने सुनाया। अजय सिंह यादव ने पूछा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, दूसरी वेव में जो गलतियां बीजेपी ने की उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। सर, बीजेपी 21 जून से करने वाली है ये कार्यक्रम और बीजेपी कह रही कि हम तमाम नियम कायदों का पालन करेंगे, सामाजिक आयोजन होंगे ये। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब कांग्रेस इसी कोविड के बीच ही देशव्यापी प्रदर्शन कर चुकी है महंगाई को लेकर, छत्तीसगढ़ में तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन में बैठकर वो शामिल हुए, तो फिर इस बात को कहना कितना लाजमी और कितना वाजिब लग रहा है खुद कांग्रेस को? सर, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि अभी तक हम नाकामयाब रहे हैं। अभी तक हम कोविड में कोई नहीं कर पाए, इसलिए हम 21 तारीख से पुनः एक नया आवाज आ रही है आपको? हाँ सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है आपकी, कहिए जी। तो हम एक पुनः है ना कोविड-19 के ऊपर एक पुनः एक जो शुरुआत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या स्वीकार किया हमने? जब आप बेहूदी भरी बातें कर रहे हैं, क्या स्वीकार किया हमने? अरे ये स्वीकार ही है, ये तो स्वयं स्वीकार है कि आप अभी तक नाकामयाब रहे हैं। किस तारीख से आप दोबारा जो शुरू कर रहे हैं, आप जो थर्ड वेव आ रही है उसके लिए आप सेकंड वेव में आप नाकामयाब रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? वीडी शर्मा जी ज्योतिरादित्य सिंधिया से गले मिलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग हजारों लोग जाते हैं रैली करते हुए, तब आपने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? पाठक जी, कोविड केयर सेंटर हमने बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में क्या किया? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया अपने घर से बाहर नहीं निकले, जीतू पटवारी अपने घर से बाहर नहीं निकले। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, मंत्री, सांसद, पाठक जी शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में भी। बनाने का काम करते रहे, आप सुनिएगा, प्रोवाइड कराने का काम किया। आपको शर्म आनी चाहिए, निर्लज्जता। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोलते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया भीड़ लेके वीडी शर्मा जी के बंगले पे जा रहे हैं, शिवराज सिंह के जा रहे हैं। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, इसका मैं जवाब लूंगा। जो आपने सिंधिया को लेकर पूछा उसका जवाब पाठक साहब देंगे। लेकिन ठीक है पाठक साहब ठीक है सिद्धार्थ जी पाठक जी ठीक है पाठक जी ठीक है सिद्धार्थ जी पाठक जी, एक बार कृपया शांति बनाए रखें। सिद्धार्थ जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं पाठक जी से ले लूंगा। मेरा सवाल ये था कि अगर आप लोग इस बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं 21 जून से जो शुरू होने वाला है, तो आप लोगों ने तब सवाल क्यों नहीं उठाया जब देशव्यापी प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता सड़क पर उतर गए थे? भी सवाल उठाए थे और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने भी उस समय पे बोला था। और राहुल जी एक पहले नेता थे जिन्होंने सबसे पहले पश्चिम बंगाल और आसाम की रैलियों में नहीं मैं अभी की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले जो देशव्यापी महंगाई को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया, मैं उसको लेकर सवाल पूछ रहा हूं। वो भी तो आयोजन ही था, राजनीति से जुड़ा हुआ ही तो था। देखिए, उसकी हमने विधिवत परमिशन दी, हमने कलेक्टर को उसका ज्ञापन दिया था और उसमें प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया था। और आप देखिएगा उसमें पेट्रोल पंप पे 6 से और 7 से ज्यादा आदमी नहीं थे और वो भी प्रॉपर डिस्टेंसिंग थी। आपको मैं फोटो पूरे के पूरे सेंड कर सकता हूँ। सर मैं छत्तीसगढ़ वाली फोटो आपको भी सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है, सिंह जी और हाँ ठीक है आपका जो सवाल था उसका जवाब के जी पाठक साहब। ठीक है के जी पाठक साहब, ये सवाल पूछा जा रहा है कि ठीक है यह नियम कायदों का पालन हो रहा है या होगा देखा जाएगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश में आए, भोपाल पहुंचे, तमाम उनके समर्थक पहुंचे, तब नियम कायदे कहां थे? देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्येक राजनीतिक दल का, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लूंगा,
कार्यकर्ताओं का और नेताओं का यह दायित्व होता है कि समाज अगर किसी विभीषिका से गुजर रहा है, सामना कर रहा है, तो सरकार द्वारा जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, गाइडलाइनें बनाई गई हैं, उनका पालन सबको करना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की ढिलाई होती है या इस तरीके की ढिलाई हम देखते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उसका बिल्कुल बचाव नहीं करते हैं, बल्कि यह संदेश देते हैं कि आगे से इनका दोहराव ना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की इस तरीके की ढिलाई। चलिए, ये बेहतर पहलू, कम से कम अगर कार्यकर्ता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, राजनीतिक पार्टियां भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, दोनों ही दलों से, तो ये जो रिस्क वाला फैक्टर है खत्म किया। बहुत शुक्रिया केजी पाठक साहब आपका। सिद्धार्थ सिंह रजावत जी, आप शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी कोरोना के अनलॉक होते के साथ साथ अभी के जो कार्यक्रम है वो भी अनलॉक होने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तमाम नियम कायदों का पालन किया जाएगा। लेकिन बतानी आसान बात है, भीड़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि नियम कायदों का पालन करवाया ही जाएगा। अब देखा जाएगा कि नियम कायदों का पालन कितना हो पाता है। लेकिन इंडिया न्यूज़ लगातार आपसे गुजारिश करता है कि आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, उसका ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही।